नमस्कार। मैं डॉक्टर पीसी आचार्य, सह आचार्य हिंदी विभाग, डॉक्टर BR अम्बेडकर राजकीय महाविद्यालय श्री गंगानगर से आपसे मुखातिब हूँ। आज हम चर्चा करेंगे हिंदी साहित्य के आधुनिक काल की और इसके तृतीय उत्थान की, जिसमें हमारा केंद्र बिंदु रहेगा उपन्यास और कहानी। इस तृतीय उत्थान में हमारा उपन्यास कहानी साहित्य ही सबसे अधिक समृद्ध हुआ। नूतन विकास लेकर आने वाले प्रेमचंद जी जो कर गए वह तो हमारे साहित्य की एक निधि ही है। इसके अतिरिक्त पंडित विश्वंभरनाथ कौशिक, बाबू प्रताप नारायण श्रीवास्तव, श्री जैनेन्द्र कुमार ऐसे सामाजिक उपन्यासकार तथा बाबू वृंदावन लाल वर्मा ऐसे साहित्य और इतिहास के उपन्यासकार उपन्यास भंडार की बहुत सुंदर पूर्ति करते आ रहे हैं। सामाजिक उपन्यासों में देश में चलने वाले राष्ट्रीय तथा आर्थिक आंदोलनों का भी आभास बहुत कुछ रहता है। तालुकेदारों के अत्याचार, भूखे किसानों की दारुण दशा के बड़े चटकीले चित्र उनमें प्रायः पाए जाते हैं। इस संबंध में हमारा केवल यही कहना है कि हमारे निपुण उपन्यासकारों को केवल राजनीतिक दलों द्वारा प्रचारित बातें लेकर ही नहीं चलना चाहिए, वस्तुस्थिति पर अपनी व्यापक दृष्टि भी डालनी चाहिए। उन्हें यह भी देखना चाहिए कि अंग्रेजी राज्य जमने पर भूमि की उपज या आमदनी पर जीवन निर्वाह करने वालों किसानों और जमींदारों दोनों की हम यहाँ पर बात करेंगे कि और नगर के रोजगारियों या महाजनों की परस्पर क्या स्थिति हुई। उन्हें यह भी देखना चाहिए कि राज कर्मचारियों का इतना बड़ा चक्र ग्रामवासियों के सिर पर ही चलता है। व्यापारियों का वर्ग उससे प्रायः बचा रहता है। भूमि ही यहाँ सरकारी आय का प्रधान उद्गम बना दी गई है। व्यापार श्रेणियों को यह सुविधा विदेशी व्यापार को फलता फूलता रखने के लिए दिया गया था, जिससे उनकी दशा उन्नत होती आई और भूमि के संबंध वाले सब वर्गों की, क्या जमींदार, क्या किसान, क्या मजदूर, गिरती चली गई। जमींदारों के अंतर्गत हमें 98% साधारण जमींदारों को लेना चाहिए, 2% बड़े ताल्लुकदारों को नहीं। किसान और जमींदार एक और तो सरकार की भूमि कर संबंधी नीति से पिसते आ रहे थे, दूसरी ओर उन्हें भूखों मारने वाले नगरों के व्यापारी हैं जो इतने घोर श्रम से पैदा हुई भूमि की उपज का भाव अपने लाभ की दृष्टि से बढ़ाते रहते हैं। भाव किसानों जमींदारों के हाथ में नहीं। किसानों से 20 सेर के भाव से अन्न लेकर व्यापारी 7-8 सेर के भाव से बेचा करते थे। नगरों के मजदूर तक पान बीड़ी के साथ सिनेमा देखते हैं। गांव के जमींदार और किसान कष्ट से किसी प्रकार दिन काटते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि हमारे उपन्यासकारों को देश के वर्तमान जीवन के भीतर अपनी दृष्टि गड़ाकर देखना चाहिए। केवल राजनीतिक दलों की बातों को लेकर ही नहीं चलना चाहिए। साहित्य को राजनीति के ऊपर रहना चाहिए, सदा उसके इशारे पर ही नहीं नाचना चाहिए। वर्तमान जगत में उपन्यासों की बड़ी शक्ति है। समाज जो रूप पकड़ रहा है, उसके भिन्न भिन्न वर्गों में जो प्रवृत्तियां उत्पन्न हो रही है, उपन्यास उनका विस्तृत प्रत्यक्षीकरण ही नहीं करते, आवश्यकतानुसार उनके ठीक विन्यास, सुधार अथवा निराकरण की प्रवृत्ति भी उत्पन्न कर सकते हैं। समाज के बीच खान पान के व्यवहार तक में जो भद्दी नकल होने लगी, गर्मी के दिनों में भी सूट बूट कसकर टेबल पर जो प्रीति बोझ होने लगा, उसको हंसकर उड़ाने की सामर्थ्य उपन्यासों में ही रही। लोक या किसी जन समाज के बीच काल की गति के अनुसार जो गूढ़ और चिंत्य परिस्थितियां खड़ी होती रहती है, उनको गोचर रूप में सामने लाना और कभी कभी निस्तार का मार्ग प्रत्यक्ष करना उपन्यासों का काम रहा है। लोक की सामयिक परिस्थितियों तक ही न रहकर जीवन के नित्य स्वरूप की विषमताएं और उलझनें सामने रखने वाले उपन्यास भी यूरोप में लिखे गए और आज भी लिखे जा रहे हैं। जीवन में कुछ बातों का जो मूल्य चिरकाल से निर्धारित चला आ रहा है, जैसे पाप और पुण्य का, उसकी मीमांसा में भी उपन्यास प्रवृत्त हुआ है। इस प्रकार उपन्यासों का लक्ष्य वहाँ क्रमशः ऊंचा होता गया, जिससे जीवन के नित्य स्वरूप का चिंतन और अनुभव करने वाले बड़े बड़े कवि इधर उपन्यास के क्षेत्र में भी काम करते दिखाई देते हैं। बड़े हर्ष की बात है कि हमारे हिंदी साहित्य में भी बाबू भगवती चरण वर्मा ने चित्रलेखा नाम का इस ढंग का एक सुंदर उपन्यास प्रस्तुत किया।
उपन्यास के विकास के द्वितीय उत्थान पर हम चर्चा करेंगे अपने अगले व्याख्यान में। तब तक बहुत स्वस्थ रहें, सजग रहें, सतर्क रहें। शुभकामनाएं। जय हिंद।